प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर देश की जनता को गुमराह करने का लगाया आरोप। असम के सिलचर में वंचितों को विकास में वरीयता का दोहराया संकल्प। विधानसभा में मद्य निषेध और पेयजल स्वच्छता विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा। भाजपा ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने बोकारो में की बैठक। जनजातीय समाज से जुड़े विभिन्न विषयों पर विमर्श। और नशे के कारोबारियों के खिलाफ अभियान जारी। हजारीबाग से ब्राउन शुगर के साथ 3 और रांची के हटिया स्टेशन से 2 गांजा तस्कर पकड़ाए। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के सिलचर में आज विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि जो लोग विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं, उनको प्राथमिकता देना ही भाजपा का मंत्र है। भाजपा का मंत्र है, जो विकास की दौड़ में पीछे रह गया उसे प्राथमिकता देना। कांग्रेस की सरकारें बॉर्डर एरिया को देश के अंतिम गांव मानती थी। हम बॉर्डर के गांवों को देश के पहले गांव मानते हैं और इसलिए बॉर्डर एरिया के विकास के लिए कछार जिले से ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का अगला चरण शुरू किया था। इसे बराक वैली के अनेक गांवों में भी सुधार होना तय हो गया है। साथियों, यहां बड़ी संख्या में चाय बागानों में कार्य करने वाले साथी भी हैं। असम सरकार ने चाय बागानों से जुड़े हजारों परिवारों को उनकी जमीन का अधिकार देने का ऐतिहासिक काम किया है। वो इन परिवारों के भविष्य को बदलने की एक बड़ी शुरुआत है। जमीन के पट्टे मिलने से इन परिवारों को सुरक्षा मिली है, उन्हें सम्मान का जीवन मिलना सुनिश्चित हुआ है। श्री मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों में विकास के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। इसके अलावा उन्होंने देश की मौजूदा हालात की चर्चा करते हुए कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हताशा से भरी कांग्रेस ने देश के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। आज देश का हर राज्य कांग्रेस को सबक सिखा रहा है। जैसे कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को अपने हाल पर छोड़ दिया था, ठीक वैसे ही बराक वैली को भी बेहाल करने में कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस ने ऐसी बाउंड्री खींचने दी जिसे बराक घाटी का समंदर से संपर्क ही कट गया। जो बराक वैली कभी ट्रेड रूट के रूप में, एक औद्योगिक केंद्र के रूप में जानी जाती थी, उस बराक वैली से उसकी ताकत ही छीन ली गई। आजादी के बाद भी दशकों तक
कांग्रेस की सरकारें रही, लेकिन बराक घाटी के विकास के लिए कुछ खास नहीं हुआ। साथियों, बीजेपी की डबल इंजन सरकार इस स्थिति को बदल रही है। हम बराक घाटी को फिर से व्यापार कारोबार का बड़ा हब बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। इस दिशा में एक बहुत बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। आज करीब 24,000 करोड़ रुपए के शिलांग सिलचर हाई स्पीड कॉरिडोर का भूमि पूजन हुआ है। विधानसभा में मद्य निषेध और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा में पक्ष विपक्ष के सदस्यों ने आज हिस्सा लिया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में स्थानीय कारकों की वजह से जल जीवन मिशन की सुस्त रफ्तार पर सरकार को घेरा। वहीं सारठ विधायक उदय शंकर सिंह ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में कई पहल किए गए हैं। सरकार का उद्देश्य है गरीबों का उत्थान, किसानों का सम्मान, युवाओं को रोजगार और राज्य का समग्र विकास। माननीय सभापति महोदय, यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग अलग अलग राजनीतिक दल से आते हैं। हमारे बीच किसी को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। जहाँ राज्य के समग्र विकास की बात है, हम सबको मिलकर उसके लिए प्रयास करना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर हम गलत नहीं हो तो जब राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी 2019-20 और उसी समय से भारत सरकार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन प्रारंभ किया था। लेकिन आज अफसोस होता है, उसकी आपने इतनी भट्टा बिठा दिया, कबाड़ा कर दिया। अभी आंकड़ा आपको बताएं कि हमें 1/4 भी गांव तक हम नहीं पहुंच पाए हैं कि जहां हम लोगों को नल से जल उपलब्ध कराते हैं। हम कई रोना रोते हैं, आप उधर से कहेंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले भारत सरकार ने कैबिनेट में निर्णय लेकर के उस योजना को 2028 के दिसंबर तक बढ़ाया है। और इसलिए मैं कहूंगा कि आपको दिन रात लग करके मेहनत करके इस बार आपको काम करना है। उसमें कोई ठेकेदारी नहीं करना है, अपने चहेतों को नहीं देना है, इसमें लूटना नहीं है। ये मैं अध्यक्ष महोदय सरकार से मैं कह रहा हूं। विधानसभा के बजट सत्र के 14वें दिन विकास और लोक कल्याण की गूंज रही। सदस्यों ने सवाल पूछे, जिनका प्रभारी मंत्रियों ने जवाब दिया। 80 करोड़ से 110 करोड़ रुपये के बीच पड़ता है हेलीकॉप्टर खरीदना। विमान का बाजार दर 150 से 200 करोड़ के बीच पड़ता है। इसके साथ ही इसका रखरखाव, मरम्मती, इंश्योरेंस, स्पेयर पार्ट्स, डीजीसीए अप्रूवल, फ्लाइट क्रू, ग्राउंड क्रू एवं तकनीकी, मानव बल, मुख्य अभियंता, तकनीशियन आदि हेतु अतिरिक्त राशि का व्यय भार होता है। साथ ही समय समय पर विमानों का अनुश्रवण एवं संचालन हेतु भी OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैनेजमेंट मैन्युफैक्चरर, विमानन का अनुश्रवण करते हुए अतिरिक्त राशि व्यय की भी रहती है। इसीलिए अधिकांश राज्य सरकार के पास हेलीकॉप्टर विमान नहीं है। तुलनात्मक दृष्टिकोण से भी निजी एजेंसियों से हेलीकॉप्टर विमान की सेवा लिया जाता है। दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में लाभदायक माना जाता है, क्योंकि विमान के संचालन, अनुरक्षण, तकनीकी संधारण, ईंधन एवं मानव बल आदि पर अतिरिक्त व्यय भार राज्य सरकार को वहन नहीं करना पड़ता है। वर्तमान परिदृश्य में भी जैसे बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल, पंजाब, मध्य प्रदेश, आसाम, उड़ीसा, मेघालय, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु आदि राज्यों के द्वारा भी निजी एजेंसियों से सेवा प्राप्त कर हेलीकॉप्टर चार्टर विमान का उपयोग किया जाए।
विधायक सरयू राय ने प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न विषयों पर सरकार से जवाब तलब किया, जिसका स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जवाब दिया। ये निर्णय हुआ था सितंबर 2024 में कि एक व्यक्ति हैं, उनको फार्मेसी काउंसिल का सचिव सह निबंधक बनाया जाता है और स्पष्ट आदेश है संचिका पर महोदय, सचिव महोदय का, कि हर हालत में 6 महीना के पहले दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर लिया जाएगा। और वो 6 महीना कब बीत गया, आज तक वही व्यक्ति काम कर रहे हैं। इनके विरुद्ध में अनेकों शिकायतें हैं, अंदर से भी बाहर से भी। मेरा कोई व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ नहीं कहना है। तो विभाग को देखरेख के लिए तत्काल श्री प्रशांत कुमार पांडे जी को प्रभारी निबंधक के पद पर उनको प्रभार दिया गया था महोदय। उसके बाद से महोदय वो प्रभार में हैं और ताकि एग्जाम वगैरह बाधित ना हो, छात्रों का एग्जाम लैप्स ना करे, इसको देखते हुए वो वहाँ पर पदस्थापित है महोदय। उक्त आदेश के निर्देश में 6 महीना के अंदर वो निबंधक की नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। हम आश्वस्त करते हैं कि हम बहुत जल्द अध्यक्ष महोदय नियमित प्रक्रिया पूरी करके जो नियमानुसार होगा महोदय, वो हम काम कर रहे हैं। विधानसभा परिसर में भाजपा विधायकों ने आज भी प्रदर्शन किया। विधायकों ने नल जल योजना में वित्तीय अनियमितता और घोटाले का आरोप लगाया तथा निष्पक्ष जांच की मांग की। पार्टी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने कहा कि राज्य की जनता पानी के लिए तरस रही है, वहीं यह महत्वपूर्ण योजना तंत्र की उदासीनता की वजह से कागजों तक ही सीमित रह गई है। बजट को पढ़ लीजिए। चुनाव के पहले इन्होंने वादा किया था कि 2024 में हर एक घर को जल से नल से जल देंगे और रांची वासियों को भी किया था। चुनाव में ठग के वोट ले लिया, 24 से आज 26 आ गया, लेकिन कहीं पानी की व्यवस्था नहीं हुई। हमारे क्षेत्र मधुकम में नाली का पानी जा रहा है, लेकिन ये सरकार केवल भाषण दे रही है, सदन को और जनता को गुमराह कर रही है। घरेलू एलपीजी उपभोक्ता अब घर बैठे कई डिजिटल और फोन आधारित माध्यमों से सिलेंडर की बुकिंग आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए तेल मार्केटिंग कंपनियों ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कई आसान व्यवस्था उपलब्ध कराई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार तेल मार्केटिंग कंपनियों ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए बुकिंग की कई आसान व्यवस्था उपलब्ध कराई है। उपभोक्ता अब व्हाट्सएप, एसएमएस या IVRS सेवा के माध्यम से एलपीजी रिफिल बुक कर सकते हैं। इसके अलावा संबंधित कंपनियों के मोबाइल ऐप के जरिए भी बुकिंग की सुविधा दी गई है। देश की प्रमुख गैस कंपनियां जैसे भारत गैस, इंडेन और HP गैस अपने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म और हेल्पलाइन के जरिए उपभोक्ताओं को ये सेवा प्रदान कर रही है। सरकार का कहना है कि इन सुविधाओं के माध्यम से एलपीजी उपभोक्ताओं को अधिक सुविधा मिलेगी और समय की भी बचत होगी। डिजिटल माध्यमों से बुकिंग करने से सेवा प्रक्रिया तेज और अधिक पारदर्शी भी बनेगी। तो समय की बचत और लंबी कतारों से राहत यहां पर आपको चाहिए तो भारत गैस की तरफ से यहां पर व्हाट्सएप और मिस्ड कॉल नंबर्स भी दिए गए हैं। अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप इन नंबर्स को देख सकते हैं। IVRS नंबर भी दिया गया है, एप्लीकेशन भी दिया हुआ है हेलो BTCL। इसके जरिए आपको अपने घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वेब है mybhartgas.com। तो इसके जरिए आप अपनी जो गैस है, जो अपना सिलेंडर है, वो बुक करा सकते हैं। लंबी कतारों में ना लगिए, किसी भी होर्डर या किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़िए और इस तरह से ऑनलाइन अपनी जो बुकिंग है वो कराएं। तो दिल्ली में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और पीएनजी की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी लोगों को आश्वस्त किया है और आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। इंडेन की तरफ से भी यहां पर एप्लीकेशन इंडियन ऑयल 1 जारी की गई है। साथ ही
indianoil.in के जरिए, आप वेब के जरिए भी आप बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर और मिस कॉल नंबर भी दिया गया है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इसके जरिए आप अपनी गैस बुक कर सकते हैं अगर आप इंडेन के उपभोक्ता हैं। तो ऑनलाइन के जरिए, घर पर व्हाट्सएप के जरिए आप करिए HP गैस, व्हाट्सएप 9222201122। साथ ही आप मिस कॉल भी दे सकते हैं, उसका नंबर भी यहाँ पर दिया गया है। विभिन्न वेबसाइट्स के जरिए HP पे IVRS नंबर भी यहाँ पर दिया गया है। तो इन तीनों गैस कंपनियों ने अपने ऑनलाइन और विभिन्न नंबरों के जरिए, वेब के जरिए यहाँ पर निकाली है जानकारी, निकाली है। इसका पूरा लाभ उठाइए। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने आज बोकारो में बैठक की। इस दौरान उन्होंने जिला परिषदन में जनजातीय सामाजिक संगठनों, कर्मचारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ समसामयिक मुद्दों और अन्य एजेंडों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और वंचित वर्गों के उत्थान पर बल दिया। राज्य भर में राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से आज सुलहनीय मामलों का निष्पादन किया जा रहा है। इस सिलसिले में रांची समेत विभिन्न जिलों में विशेष बेंचों का गठन किया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने जमशेदपुर सतगोड़ा टाउन हॉल में राष्ट्रीय लोक अदालत और विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का उद्घाटन किया। इस दौरान पीड़ितों के बीच मुआवजा राशि और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को परिसंपत्तियां सौंपी गई। इस मौके पर झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि लोक अदालतों के जरिए आसानी से लोगों को न्याय मिल पाता है। जन जागरूकता बढ़ाने के लिए इस बार पूर्वी सिंहभूम जिले में राज्य स्तरीय विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का मुख्य आयोजन हुआ। आपको उसका मैक्सिमम लाभ लेना है, इसीलिए एम्पावरमेंट कैंप है। पर्पस जमशेदपुर में आके करने का था कि आप भी इस चीज को जाने कि आपके लिए क्या क्या बेनिफिट है। आप अगर बेनिफिट सरकार पॉलिसी के माध्यम से लेती है तो ये आपका अधिकार, और आपको अपने अधिकार को लेकर उसको उपयोग करना है। जिला प्रशासन की ओर से सरकारी योजनाओं की जानकारी देने और लाभुकों को योजनाओं से जोड़ने के उद्देश्य से करीब 18 विभागों द्वारा स्टॉल भी लगाए गए, जिसका न्यायमूर्ति और अन्य अतिथियों ने अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया, साथ ही जन जागरूकता पर जोर दिया। हम लोग कर रहे हैं जितना स्कीम है लगा है। अभी हम बताया कि JSLPS के माध्यम से उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप में रिहेबिलिटेट कराना मेन फोकस करने का, जिससे लोग दोबारा फिर आते हैं तो दोबारा फिर जाए नहीं यहाँ से। आप लोग का अधिक सहयोग चाहिए। मीडिया पर्सन का जितने लोग हैं सर, आप लोग के बिना तो होगा नहीं। जितना प्रचार करेंगे उतना हम लोग अचीव करेंगे। आप लोग के अधिक हम लोग तो यहाँ बोल के जाते हैं, फिर हमारा PLV काम करता है, लेकिन जितना आपका नेटवर्किंग है मीडिया के थ्रू, पेपर के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू। राज्य के अन्य जिलों में भी राष्ट्रीय लोक अदालत के मद्देनजर विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन हुआ। जमशेदपुर से कुणाल की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम से देश भर के किसानों को 22वीं किस्त की राशि हस्तांतरित की है। इसका लाभ साहिबगंज के 20,000 से अधिक किसानों को भी मिला है। साहिबगंज जिले के किसान धान, गेहूं, दलहन और सब्जियों की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता किसानों के लिए उपयोगी साबित हो रही है। जिले के 20,000 से अधिक किसानों के खाते में 22वीं किस्त की राशि आई है, जिससे बीज, उर्वरक और कीटनाशक खरीदने में मदद मिलेगी। किसानों के द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्राप्त राशि से खेती के लिए बीज, उर्वरक, पेस्टिसाइड इत्यादि का क्रय किया जाता है तथा इन्हें खेती करने में ट्रैक्टर से जो जुताई का खर्च आता है उसका कुछ उनको मेकअप हो जाता है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत प्राप्त राशि से किसान भाई अपने खेतों में अच्छी तरह से खेती कर पाने में सक्षम है। उन्हें बीज, उर्वरक और रसायनों का खरीद करने में तकलीफ नहीं होती है, जिसके कारण गरीब किसान भी अपने खेत में कम लागत में अधिक से अधिक उपज प्राप्त कर रहे हैं।
किसानों का कहना है कि साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए की सहायता मिलने से खेती के काम में काफी सहूलियत होती है। समय पर राशि मिलने से उन्हें अगली फसल की तैयारी और पशु चारा की व्यवस्था करने में भी मदद मिलती है। किसान योजना वाला जो सम्मान प्रधानमंत्री योजना से जो पैसा मिलता है 2000 रुपया, उससे थोड़ा हेल्प हो जाता है, मदद हो जाता है और जो भी काम होता है थोड़ा मिल जाता है तो अच्छा रहता है और थोड़ा सा हम लोग को सरकार से थोड़ा लाभ मिलना चाहिए। खेत में गेहूं लगा हुआ है, भी सरसों लगा हुआ है, सरकार थोड़ा मदद हमको करेंगे, खेती बाड़ी बढ़िया से करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सीधे किसानों के खाते में राशि पहुंचने से पारदर्शिता भी सुनिश्चित हो रही है और बिचौलियों की भूमिका खत्म हो गई है। इससे दूर दराज के क्षेत्रों से किसानों को भी योजनाओं का लाभ समय पर मिल रहा है। प्रधानमंत्री से जो मिल रहा है राहत किसान सम्मान योजना 2-2 हजार रुपया समय समय पर मिल जा रहा है, उस पैसे से हम लोग को बहुत ही फायदा होता है। इससे पटवन वगैरह जो सारा चीज की दिक्कत होती है उस पैसे से हम लोग तो यूज कर लेते हैं, उससे काम में आ जाता है और थोड़ा सी मदद कर देगा तो अच्छा से अच्छा उपजा होगा। अच्छा, अभी आपका क्या क्या लगाए हैं अपने खेत में? खेसारी है, मसूर है, पानी का साधन नहीं तो क्या करे। मदद कर देते सरकार ना थोड़ा बहुत तो अच्छा से खेती बोलेगी। ये मटर, खेसारी, तीसी। साहिबगंज जैसे सुदूरवर्ती जिले में भी इस योजना का लाभ हजारों किसानों तक पहुंच रहा है, जिससे खेती को बढ़ावा मिलने के साथ साथ किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है। साहिबगंज से आनंद कुमार ओझा की रिपोर्ट। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने आज बिहार के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। पटना स्थित लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मैं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक बिहार के राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं बिहार की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा पर्यटन विभाग की पहल पर रांची में आज सांस्कृतिक कार्यक्रम कार्यशाला सह प्रस्तुतिकरण का आयोजन हुआ। इस दौरान कलाकारों ने अपनी प्रतिभा से सबों को मोहित किया। मौके पर वक्ताओं ने राज्य की कला संस्कृति के संरक्षण और उन्हें बढ़ावा देने पर बल दिया। ये कार्यशाला के माध्यम से जो नया जो हमारे पीढ़ी के लोग आ रहे हैं जिनको जानकारी का अभाव है, हमारे प्रशिक्षकों के द्वारा उनको जानकारी दिया जाता है और फिर उसके आधार पे फिर हम लोग अपने कार्यशैली, अपने जो लोक संस्कृति है कार्यक्रम को तैयार करके फिर उसको हम लोग प्रस्तुत करते हैं।
नशे के कारोबारियों के खिलाफ राज्य में पुलिस का अभियान लगातार जारी है। हजारीबाग में 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए, जिनके पास से ब्राउन शुगर और नकद रुपये समेत अन्य सामानों की बरामदगी हुई है। विष्णुगढ़ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी अभियान के दौरान यह सफलता मिली। पुलिस उपाधीक्षक प्रशांत कुमार ने बताया कि फरार तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। कथित स्थान पर जाकर रेड किया, जहां पर पुलिस की गाड़ी देखते हुए लोग वहां भागने लगे। उसके बाद हम लोगों ने खदेड़ कर उन्हें पकड़ा और जब विधिवत हम उनकी तलाशी लिए तो सबके पास, तीनों के पास से कुछ ब्राउन शुगर पाए गए, जिसका डिटेल हम लोग प्रेस ब्रीफिंग में दे रहे हैं। और विधिवत तलाशी लेने के बाद हम लोगों ने थाना में आकर FIR कल दर्ज किया है और आज तीनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय को प्रेषित कर रहे हैं। इधर ऑपरेशन नार्कोस के तहत RPF ने हटिया रेलवे स्टेशन से 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। ट्रेन में जांच के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया, जिनके पास से 6 पैकेट गांजा बरामद किया गया। और अब मौसम। राज्य के कई इलाकों में 20 मार्च तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। 18 मार्च तक कुछ क्षेत्रों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान तापमान में थोड़ी वृद्धि की संभावना है, जिसके बाद इसमें गिरावट का पूर्वानुमान है। पिछले 24 घंटे के दौरान सरायकेला में अधिकतम तापमान 39.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। पलामू में भी अधिकतम तापमान 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बोकारो, गुमला, खूंटी और पाकुड़ में भी अब गर्मी लोगों को सताने लगी है। भारत के वैज्ञानिकों की प्रतिभा और समर्पण का एक और शानदार उदाहरण देश दुनिया ने देखा। इसरो ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है, जिस पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने हर्ष जताते हुए इस उपलब्धि पर संस्थान को बधाई दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर देश की जनता को गुमराह करने का लगाया आरोप। असम के सिलचर में वंचितों को विकास में वरीयता का दोहराया संकल्प। विधानसभा में मद्य निषेध और पेयजल स्वच्छता विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा। भाजपा ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने बोकारो में की बैठक। जनजातीय समाज से जुड़े विभिन्न विषयों पर विमर्श। और नशे के कारोबारियों के खिलाफ अभियान जारी। हजारीबाग से ब्राउन शुगर के साथ 3 और रांची के हटिया स्टेशन से 2 गांजा तस्कर पकड़ाए।